बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर का अपने कोर्स से फ़र्स्ट ईयर से एंजाइम्स वाला चैप्टर नंबर 3 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उस चैप्टर का जो टाइटल है वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स आपकी बुक का जो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आम तौर पे यही है कि लास्ट प्रीवियस देखते हुए इसमें सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस ही बनते हैं। और ये एक आसान और एक जो है इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो एंजाइम्स को देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास एंजाइम्स की डेफिनेशन। इससे स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन तो हेडिंग हमने बना ली। तो आप बता दें ऑल दोज एंजाइम्स या ऑल दोज मॉलिक्यूल्स, ऑल दोज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑल दोज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो होते भी नेचर में क्या हैं, प्रोटीन होते हैं इन नेचर, ठीक है, विच कैटलाइज जो कि रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, विच कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में या सेल में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं। और दूसरा ये है कि ये रिमेन अनचेंज रहते हैं, इनको बार बार इस्तेमाल भी किया जा सकता है। रिमेन अनचेंज्ड। तो वो तमाम बायोमॉलिक्यूल्स जो कि रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, ठीक है, और रिमेन अनचेंज भी होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम्स। इसके बाद हम लोग एंजाइम्स की केमिकल कंपोजिशन देख लेंगे। यानी एंजाइम्स केमिकली किन चीज़ों से मिलके बनते हैं तो आप लोग पढ़ चुके हैं। क्योंकि एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो लिहाजा प्रोटीन किससे मिलके बनते हैं, अमाइनो एसिड से। तो आप बता दें कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ hundreds of अमाइनो एसिड्स। और ये अमाइनो एसिड्स जो हैं are coiled themselves to form the globular structures, are coiled to form globular structures। और ये क्योंकि गोलाई में होंगे, उनके अमाइनो एसिड जो हैं वो इस तरीके से अरेंज हुए होते हैं कि एंजाइम एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की सूरत में आपको नज़र आता है। एक तो आपने इसमें ये बता दिया। उसके बाद एंजाइम्स जो हैं उनकी जो है साइट्स देख लेते हैं। एंजाइम्स की आम तौर पे 2 साइट्स हैं इसमें। एक को हम लोग कहते हैं एक्टिव साइट, एक होती है एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट क्या है? एक्टिव साइट कैटालिटिक एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल पोर्शन, यानी द कैटालिटिक एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम, ठीक है। यानी एंजाइम हर जगह से रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकता, हर जगह से रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता, बल्कि एक स्मॉल पोर्शन से ही कैटलाइज कर सकता है। और उसी जगह को हम लोग फिर क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। जैसे ये मैं रेड से शो कर रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगी, एक्टिव साइट। जैसे डॉग है, डॉग हर जगह से नहीं काट सकता, सिर्फ अपने दांतों से या मुंह से काट सकता है, तो डॉग की फिर एक्टिव साइड कौन सी होगी, उसका माउथ हो गया, ठीक है। तो ये आपने बता देना है। दूसरी जो बाकी जगह होती है जो गोलाई को मेंटेन करती है उसको आप लोग बोलते हैं ग्लोबुलर साइट।
तो एक हो गई एक्टिव साइट और एक हो गई ग्लोबुलर साइट। इसके साथ आपको एक और टर्मिनोलॉजी भी पता होगी, एक को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है, 9th-10th में आप पढ़ चुके हैं। द रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है वही क्या कहलाएगा, वो सबस्ट्रेट कहलाएगा। यानी एंजाइम के साथ जो मॉलिक्यूल आके टकरा रहा है उसी को ही हम लोग फिर क्या बोलेंगे, ये है, ये इसके साथ रिएक्टेंट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सबस्ट्रेट। तो ये हो गई सबस्ट्रेट की ये बात हो गई। और सबस्ट्रेट जो है वो किससे आके अटैच होता है, वो एक्टिव साइट से आके अटैच होता है। और एक्टिव साइट जो होती है वो कॉन्सिस्ट ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, एक्टिव साइट कॉन्सिस्ट ऑफ फ्यू अमाइनो एसिड्स। तो सिंपल सी बात हो गई। तो ये आप लोगों ने बता देना है। जबकि बाकी जो बल्क एरिया है, बल्क, बाकी जो ज़्यादा हिस्सा है, बल्क का मतलब ज़्यादा हिस्सा है, वो क्या है, वो है ग्लोबुलर साइट। तो ये ग्लोबुलर साइट में आ जाएगा सारे का सारा। तो एक्टिव साइट हो गई, ग्लोबुलर साइट हो गई, और जो सब्सटेंस उसके साथ रिएक्ट कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट। इसके बाद बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात आ रही है, एक और टर्मिनोलॉजी आ रही है। उस टर्मिनोलॉजी की हम यहाँ पे हेडिंग बना देते हैं, उसे हम कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर, याद रखें कि कुछ एंजाइम जो हैं वो अकेले ही काम कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं सम एंजाइम्स वर्क सोलिडली, अकेले ही काम कर लेते हैं। जैसे कुछ ड्राइवर मुसाफिरों को बस में बिठा के अकेले ही एक शहर से दूसरे शहर में ले जाते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिनको एक दोस्त चाहिए होता है, और एंजाइम को के दोस्त का नाम है कोफैक्टर। ठीक है, तो आप बताएं कि सम एंजाइम्स नीड नॉन प्रोटीन, ठीक है, सम एंजाइम्स नीड नॉन प्रोटीन पार्ट कॉल्ड कोफैक्टर। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ ड्राइवर ऐसे हैं जो कि अकेले ही काम कर लेते हैं, अकेले ही सवारियों को दूसरी जगह पे पहुंचा देते हैं। कुछ ऐसे भी एंजाइम्स या ड्राइवर होते हैं जिनको साथ में कंडक्टर भी चाहिए। तो एंजाइम के कंडक्टर का नाम है कोफैक्टर, और कोफैक्टर क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन, यानी वो कम से कम प्रोटीन नहीं होते। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। कोफैक्टर्स को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले कोफैक्टर्स यानी जो उसका दोस्त है, उसका जो कंडक्टर है एंजाइम का, उसके फंक्शंस क्या हैं। तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोफैक्टर्स लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोफैक्टर्स, ये क्या काम करते हैं, ये अपने दोस्त एंजाइम को क्या क्या फ़ायदे पहुंचाते हैं। तो इसमें आप लोगों ने बता देना है कि ये प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। इट इज़ एसेंशियल, कोफैक्टर इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। इसके बगैर एंजाइम जो है वो काम प्रॉपरली नहीं कर पाता। एक तो इसमें आपने ये बता देना है। उसके बाद एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट, ये इट एक्ट एज ए ब्रिज, ये पुल का काम करता है बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। ठीक है, दोनों को जोड़ने के काम करता है। बिल्कुल जैसे कंडक्टर जो है वो मुसाफिरों को जोड़ता है, किसके साथ, ड्राइवर के साथ जोड़ता है, इसी तरह ये भी जोड़ता है किसको, सबस्ट्रेट को
एंजाइम के साथ वो कैसे, ये डायग्राम एक छोटी सी बना लेते हैं। ये अगर आप लोग देखें, ये आ गई एक्टिव साइट और ये इसका दोस्त जिसका नाम है कोफैक्टर, और ये देखें ये हैं सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट आ गया। तो ग्रीन कलर में मैंने क्या बना दिया, ये आ गया जी सबस्ट्रेट, और रेड कलर में मैंने क्या बना दिया, ये आ गया कोफैक्टर। अब ये देखें इसने लॉक कर लगा दिया, उसको जोड़ दिया उसके साथ। अब ये देखें ये एंजाइम, सबस्ट्रेट और एंजाइम, ये देखें ये बिल्कुल आपस में जो है ये ब्रिज का काम कर रहे हैं। तो ये इसमें आप लोग बता देना है। उसके बाद एंजाइम कोफैक्टर का एक और फ़ायदा ये है कि ऑफन, अक्सर औकात ये जो दोस्त है इसका कोफैक्टर जो है ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू केमिकल रिएक्शन, ऑफन डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू केमिकल रिएक्शन। यानी इस सबस्ट्रेट को, ये जो सबस्ट्रेट है इसका काम, तोड़ने का काम तो एंजाइम का है, लेकिन ये भी जो है डायरेक्टली आके सबस्ट्रेट को तोड़ना शुरू कर देता है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन है। सम कोफैक्टर्स आर दी सोर्स ऑफ, किस चीज़ के सोर्स होते हैं, केमिकल एनर्जी के, सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। बाज़ औक़ात ये जो दोस्त है जिसका नाम है कोफैक्टर, ये एंजाइम को काम करने की जो है एनर्जी देता है, अदरवाइज़ ये रिएक्शन हो सकता है ये पॉसिबल ना हो सके, अकेला एंजाइम इसको ऑपरेट ना कर सके, तो ये एनर्जी भी देता है। तो इसके दोस्त के आप लोग देख लें कितने इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। तो ये हैं जी कोफैक्टर्स के हवाले से जो इनके जो प्रॉपर्टीज़ थी, ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देनी है। आप लोगों ने इसके अंदर जो कोफैक्टर्स है उस कोफैक्टर्स को अब आप लोगों ने तफसील से हम लोग बताते हैं कि कोफैक्टर्स जो हैं ये कितनी किस्म के होते हैं, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रा ध्यान से देख लें। तो हम लोग अब कोफैक्टर्स के हवाले से आपको बताएंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं कोफैक्टर्स की। तो ये हमारे पास आ गए जी कोफैक्टर्स, जो एंजाइम का दोस्त है, और हमें मालूम है कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं, दोस्त होते हैं और ये नॉन प्रोटीन होते हैं, यानी ये प्रोटीन नहीं होते, ठीक है जी। अब कोफैक्टर्स को आगे आप दो हिस्सों में तकसीम कर दें, दो तरह के इसके दोस्त हो जाएंगे, दो तरह के। एक को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक दोस्त, एक तो ये हो जाएगा। तो इनऑर्गेनिक के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। तो यहाँ आप बता दें ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, ठीक है जी। दो दोस्त हो गए, दो तरह के दोस्त हो गए, एक इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और एक जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है। अब इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो डिटैचेबल होते हैं, डिटैचेबल यानी काम हुआ तो आ गए, काम ना हुआ तो उतर गए। इनको इनऑर्गेनिक को हम लोग एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिवेटर्स, जो कि आपका एमसीक्यू बनेगा। आपसे पूछा जाएगा कि भाई इनऑर्गेनिक कोफैक्टर का नाम बताएं, तो वो क्या है, एक्टिवेटर। क्यों, ये क्या कहलाते हैं, ये इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि ये मेटालिक आयन पे मुश्तमिल होते हैं, मेटल आयन पे मुश्तमिल होते हैं। मिसाल के तौर पे मैग्नीशियम आयन है, आयरन आयन्स हैं, जिंक है, कॉपर है, एट्सेट्रा। तो ये जो है मेटालिक आयन पे मुश्तमिल होते हैं, इसी वजह से इनको एक्टिवेटर्स भी कहा जाता है। अब उसकी तरफ चलते हैं ऑर्गेनिक की तरफ। ऑर्गेनिक जो हैं आगे दोस्त, ऑर्गेनिक दोस्त आगे दो तरह के होते हैं। एक को
आप लोग कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये वो दोस्त यानी ये वो कोफैक्टर है, इसका नाम होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप, और दूसरे दोस्त का नाम है कोएंजाइम। अब दोनों ऑर्गेनिक हैं, लेकिन आखिर ये दो कैटेगरीज बनाई गई हैं, आखिर इनका कोई ना कोई इसका बेनिफिट तो होगा। तो इसमें आप लोगों ने क्या बताना है कि ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप वाले होते हैं ये अपने दोस्त के साथ यानी अपने एंजाइम के साथ कोवेलेंटली अटैच होते हैं, यानी मजबूती से जुड़े होते हैं, और वो कोएंजाइम जो हैं ये लूजली अटैच्ड होते हैं, लूजली अटैच होते हैं। ठीक है, ये आपने इसके अंदर ये बता देना है। इसके साथ आपने कोएंजाइम के बारे में ये भी बताना है कि ये जो कोएंजाइम हैं तो ये लूजली अटैच्ड, लेकिन ये हासिल किए जाते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम विटामिन्स। ठीक है, ये आपका MCQ होगा कि ये कहाँ से हासिल, इनका सोर्स क्या है, इनका सोर्स है विटामिन्स। और अब ये जो विटामिन्स हैं ये बॉडी के अंदर ये भी बार बार रीयूज़ हो सकते हैं। विटामिन्स जो हैं ये भी बॉडी में ये क्या हो जाते हैं, एंजाइम की तरह रीयूज़ हो जाते हैं। इसी वजह से विटामिन जो है ये भी सेल के अंदर या बॉडी में स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड। याद रखें जो चीज़ बार बार इस्तेमाल हो रही है उसको ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए तो हमने बता दिया इसके अंदर, कोएंजाइम के हवाले से भी बता दिया और हम लोगों ने प्रोस्थेटिक ग्रुप के हवाले से भी बता दिया। तो ये कोफैक्टर्स हैं, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक, तो ये आपने इसमें बता देना है। अब इसको एंड करते हैं। एंड इसका जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसका एंड होगा, क्यों ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, बोर्ड का फेवरेट जो है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों ने इसमें अब बताना है, मिसाल के तौर पे कैसे, ये आप देखें, जैसे मैंने बताया कि कुछ एंजाइम अकेले ही काम कर लेते हैं और कुछ एंजाइम को क्या चाहिए, दोस्त चाहिए। दोस्त का नाम क्या है, कोफैक्टर। अब इसी से ही दो टर्मिनोलॉजीज निकलती हैं, एक को हम कहते हैं एपो एंजाइम और एक को हम कहते हैं हॉलो एंजाइम। बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज हैं। दोनों जो वर्ड हैं ये ग्रीक ज़ुबान से आए हैं। एपो का मतलब होता है अवे और हॉलो का मतलब होता है होल, ये भी ग्रीक ज़ुबान से है। भाई सिंपल सी बात है कि अगर एंजाइम का दोस्त अवे है, उसके साथ अभी नहीं है, तो आप लोगों ने क्या बता देना है कि ये एपो एंजाइम है, अवे इसका दोस्त नहीं है। हॉलो का मतलब है होल, कंप्लीट। अगर एंजाइम के साथ उसका दोस्त भी मौजूद है तो वो हो जाएगा हॉलो एंजाइम। तो आप बता दें कि एपो एंजाइम में क्या होगा, कोएंजाइम और कोफैक्टर, कोएंजाइम या और प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी उसका जो दोस्त है वो क्या होंगे, वो रिमूव होंगे, वो नहीं होंगे उसके साथ, तो वो एपो का मतलब अवे। इसी तरह आपने ये बता देना है कि इसके अंदर हॉलो में क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन तो होगी ही होगी, एंजाइम तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में उसका कोफैक्टर भी, दोस्त भी होगा, तभी फैमिली जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। लिहाजा वो क्या बन गया, हॉलो एंजाइम। ये आपने बता देना है। और आखिर में जाके ये बता दें कि एपो एंजाइम इनएक्टिव होते हैं, काम करने की सलाहियत नहीं रखते क्योंकि उनका दोस्त उनके पास उस टाइम मौजूद नहीं होता, जबकि ये क्या होते हैं, ये एक्टिव होते हैं, ये काम करने की सलाहियत रखते हैं क्योंकि इनका दोस्त इनके साथ मौजूद होता है। आखिर में जाके इसकी एग्जांपल दे दें, बुक में नहीं है, कम से कम फर्स्ट ईयर में तो नहीं है। RNA पॉलीमरेज, ये सिर्फ एंजाइम है लेकिन इस बेचारे का जो है दोस्त नहीं है। यहाँ पे अगर आप कर दें RNA पॉलीमरेज, इसका दोस्त भी साथ शामिल कर लें, प्लस
सिग्मा फैक्टर। तो ये वैसे एंजाइम इस्तेमाल कहाँ होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल होता है, ये पढ़ा तो चुका ही हूँ आपको। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं डीएनए से आरएनए के बनने को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ये आप लोगों ने इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आज कर लिया है, तो ये आपने इसके अंदर बता देना है। अब इसको मैं क्लोज़ करने जा रहा हूँ, इसको एंड कर लेते हैं। अब इसकी एंडिंग जो है आपने बस अब ये बता देना है कि ये एंजाइम्स बॉडी में या सेल के अंदर किस किस जगह पे मौजूद होते हैं, तो ये आपने इसमें बता के इसको एंड कर देना है। अब उसमें आप लोगों ने ये बता देना है कि इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन कुछ एंजाइम तो ऐसे हैं जो कि डिज़ोल्व हुए होते हैं साइटोसोल में, यानी कि साइटोप्लाज्म में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर एंजाइम वहाँ पे होते हैं जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे अगर रेस्पिरेशन करने वाला, एटीपी बनाने वाला एंजाइम कहाँ पे होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्योंकि उसकी वहाँ ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह फोटोसिंथेसिस करने वाला एंजाइम्स कहाँ पे होंगे, वो वहाँ पे होंगे, यानी क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि उसकी वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ताकि इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके जाना ना पड़े, ये वहीं पे ही रहते हैं। अब इसकी प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ये पैदा कहाँ पे होते हैं, प्रोडक्शन के हवाले से ये बता दें कि ये प्रोड्यूस इन सेल्स, प्रोड्यूस इन सेल, ये सेल के अंदर ही बनते हैं। ये आ गया जी सेल, ये आ गया सेल का न्यूक्लियस, और ये आ गया जी एंजाइम्स। अगर एंजाइम सेल्स के अंदर ही रहें तो उनको हम लोग कहते हैं इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स, क्योंकि वो सेल्स के अंदर हैं, लेकिन बनते तो अंदर ही हैं, लेकिन अगर बनने के बाद एंजाइम सेल से बाहर आ जाएं तो वो क्या कहलाएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। तो ये आप लोगों ने इंट्रा सेलुलर, इंट्रा का मतलब इनसाइड, सेलुलर का मतलब सेल्स, और एक्स्ट्रा का मतलब बाहर, तो ये आप लोगों ने बताना है। यह आप लोगों का आज का टॉपिक था। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।